हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो यूनिट 2 है, उस यूनिट 2 की आज हमारी चौथी क्लास है। अभी तक 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की। जिस टॉपिक के अंतर्गत हमने अब तक मध्य प्रदेश में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, वैदिक काल तथा महाजनपद काल को पढ़ा है। जो पिछली क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने अवंती तथा चेदी महाजनपद को पढ़ा था। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में मौर्य काल। ठीक है, मध्य प्रदेश में मौर्य काल को आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। मौर्य काल की आज अपनी पहली क्लास होगी। टोटल 2 क्लासेस में हम इस मौर्य काल को कंप्लीट करेंगे। आज जो क्लास है, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश में मौर्य काल की जो सत्ता रही, कौन कौन से मौर्य शासक हुए, उन मौर्य शासक के समय मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिला, या मध्य प्रदेश में उन शासकों से संबंधित क्या क्या एविडेंस मिले, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। जो दूसरी क्लास होगी, उसमें हम मौर्यों का पूरा आर्किटेक्चर देखेंगे, जिसमें मौर्यों से रिलेटेड जितने भी अभिलेख, स्तूप, जो भी मौर्यों से संबंधित आर्किटेक्चर हमें हमारे प्रदेश में मिला है, दूसरी क्लास में हम उसे पढ़ेंगे। तो टोटल 2 क्लास में हम मध्य प्रदेश में मौर्य काल को कंप्लीट करेंगे। मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के इतिहास का। मध्य प्रदेश के इतिहास में भी ये उतना ही महत्व रखता है। आप चाहें तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के कुछ साल पुराने पेपर्स उठाकर देख लिए, तो आप देखेंगे कि निरंतर मौर्य काल से एग्जामिनर ने प्रश्न किए हैं। आप चाहें 2021 का देखें पेपर, 22 का देखें प्रीलिम्स का पेपर, 2023 का प्रीलिम्स का पेपर देख ले, कहीं ना कहीं मौर्य काल से संबंधित आपको कोई ना कोई क्वेश्चन परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मौर्य काल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश के इतिहास का। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से इसको समझ लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं परीक्षा में अपने 1 से 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। और आप जानते हैं 1 से 2 नंबर का कितना महत्व होता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, है ना। हालांकि महत्व हर स्टेज पर होता है, पर प्रीलिम्स के लिए एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो हम जो है यहाँ पर स्टूडेंट उस 1 नंबर की तलाश में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पूरी कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से इस टॉपिक को मैं आपको समझाऊं। चलिए तो करते हैं हम शुरुआत। आखिर में क्या हुआ भारत के इतिहास में, किस प्रकार से इतिहास बदला, और मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। तो हमने ये देखा था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बंट गया था। मतलब 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो महाजनपद थे ये धीरे धीरे विघटित हो गए। महाजनपद अब उतने अस्तित्व में नहीं रहे। कुछ साम्राज्य ऐसे आए या कुछ वंश ऐसे हुए जिन्होंने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उन वंशों में एक वंश था जिसका नाम था नंद वंश। ऐसा कहा जाता है कि ये जो नंद वंश है, ये नंद वंश भारत के उत्तरी सिरे से लेकर नीचे भारत के दक्षिण में यहाँ मैसूर तक विस्तृत था। मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि कश्मीर से लेकर मैसूर तक पूरे भारत में नंद वंश का साम्राज्य था। नंद वंश के राजा यहाँ पर राज्य कर रहे थे। आप भारत के इतिहास में नंद वंश के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर में कौन कौन नंद वंश में शासक हुए और किस प्रकार से ये वंश स्थापित हुआ। अब हम नंद वंश से संबंधित मध्य प्रदेश में एविडेंस देखें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, न कि भारत का इतिहास। तो नंद वंश से संबंधित यदि हम प्रमाण मध्य प्रदेश के इतिहास में देखें, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में नंद वंश से संबंधित हमें कोई ज्यादा प्रमाण मिलते नहीं है। मतलब कोई अ, ऐसे प्रमाण मध्य प्रदेश के इतिहास में नंद वंश से संबंधित नहीं देखने को मिलते हैं जो एग्जाम में प्रश्न बन सके। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में नंद वंश था। अगर मध्य प्रदेश में हमें कोई ज्यादा एविडेंस नहीं मिले, तो क्या मध्य प्रदेश में नंद वंश था, क्या नंद वंश के शासकों के अंतर्गत मध्य प्रदेश आता था। तो हमें ये बात पता चलती है कि ये जो नंद वंश था, इस नंद वंश की सत्ता कश्मीर से लेकर यहाँ दक्षिण में मैसूर तक थी। मतलब मैसूर तक जो है यह नंद वंश जो है विस्तृत था, है ना। मतलब अगर
नंद वंश जो है यहाँ मैसूर तक विस्तृत है, तो हमारा मध्य प्रदेश तो यहाँ बीच में ही पड़ता है। मतलब हम बोल सकते हैं इस आधार पर कि जो हमारा मध्य प्रदेश है यह भी नंद वंश के ही अंतर्गत रहा होगा, यह भी नंद वंश के ही अंतर्गत मध्य प्रदेश जो है वो शासित हुआ होगा। अब ये बात कुछ और है कि हमें प्रमाण नहीं मिले। क्यों प्रमाण नहीं मिले? क्योंकि कोई ऐसे लिखित या कोई ऐसे पुरातात्विक एविडेंस यहाँ पर उन शासकों द्वारा नहीं छोड़े गए जिनकी मदद से हम उनके बारे में जान सके। ठीक है, बाकी ये बात फिक्स है कि नंद वंश का अस्तित्व मध्य प्रदेश में था। ठीक है, अब नंद वंश के पश्चात भारत में एक नई सत्ता का उदय होता है। जो नई सत्ता थी मौर्य वंश। अंतिम नंद सम्राट, आप जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप भारत के इतिहास में देखेंगे कि अंतिम नंद सम्राट जो थे धनानंद, उन धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर भारत में एक नए राजवंश की स्थापना की, और जो नया राजवंश मौर्य वंश के नाम से जाना गया, मौर्य वंश के नाम से फेमस हुआ, है ना। तो अंतिम नंद सम्राट को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य अर्थात कि चाणक्य की मदद से भारत में एक नई सत्ता स्थापित की, एक नया राज्य भारत में स्थापित हुआ, जिस नए राज्य का नाम था मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। आप जब भारत का इतिहास पढ़ोगे आप वहां पर पूरी कहानी समझोगे कि कैसे घनानंद को मारा गया, किस प्रकार से यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को स्थापित किया भारत में। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है आप भारत के इतिहास में पढ़ोगे, आप भारत के इतिहास में देखोगे। अभी हम सिर्फ मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ मध्य प्रदेश के इतिहास तक ही सीमित रहेंगे, है ना। हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संदर्भित ही बातें यहाँ पर करेंगे। चलिए, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं मौर्य वंश की, क्योंकि मौर्य वंश से रिलेटेड कई सारे एविडेंस हमें हमारे प्रदेश में मिले हैं। चलिए, तो मौर्य वंश जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ये भारत के इतिहास में आप पढ़ोगे। चलिए, अब चंद्रगुप्त मौर्य जो इस वंश के पहले शासक थे, जो इस वंश के संस्थापक थे, तो आखिर में चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कौन कौन से एविडेंस हमें हमारे प्रदेश में मिलते हैं, है ना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा में प्रश्न वही आएगा, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड जो एविडेंस हमें मिलता है, वो पहला एविडेंस ये मिलता है ना, वो पहला एविडेंस ये मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर ही मध्य प्रदेश आता था। कैसे पता चला? तो वो इस प्रकार से पता चला क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी मगध, और अगर हम मगध से यहाँ कर्नाटक को देखें तो मध्य प्रदेश यहाँ सेंटर में ही पड़ता है ना। तो कोई व्यक्ति अगर श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग रहा है, मतलब ये वाला जो हिस्सा था ये उस व्यक्ति के ही अंडर में रहा होगा। मतलब कि मध्य प्रदेश जो है वो किसके अंडर में रहा? मध्य प्रदेश जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में रहा। ये बात इससे समझ में आती है। ठीक है, और ये बात मैंने आपको बता ही दी कि आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए, अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एविडेंस देखें तो देखो, पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक विस्तृत थी। अतः संपूर्ण मध्य प्रदेश इसके क्षेत्र के ही अंतर्गत आता था। अगर हम इसके राज्य की सीमाओं की बात करें तो इसके जो राज्य की सीमाएं बताई गई है उन राज्य की सीमाओं के अंदर ही हमारा मध्य प्रदेश है, अर्थात कि मध्य प्रदेश जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही अंडर में रहा। ये स्पष्ट होती है इस बात से। दूसरा एविडेंस जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें मध्य प्रदेश से मिलता है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एक जैन ग्रंथ है, नाम जिसका याद रखना आपको, रमणचूड़ रायचर्य, है ना। ये नाम आप जरूर याद रखेगा, एग्जामिनर प्रश्न यहां से पूछ सकता है। ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, नाम है जिसका रमणचूड़ रायचर्य। इस रमणचूड़ रायचर्य के अनुसार जो अवंती के राजा थे जिनका नाम था महेश्वर, है ना। अवंती एक राज्य है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था अवंती के बारे में। तो जो अवंती राज्य था, है ना, जो पहले महाजनपद था, तो उस अवंती राज्य में एक राजा राज कर रहे थे जिनका नाम था महेश्वर। तो इन महेश्वर को ये हराता है तथा अवंती को जीतकर अवंती अधिपति की उपाधि धारण करता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये इस जैन ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है। तो अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न करे कि किस ग्रंथ के अनुसार
चंद्रगुप्त मौर्य ने अवंती के राजा को हराकर अवंती अधिपति की उपाधि धारण की थी। तो आपका उत्तर होगा रमणचूड़ रायचर्य। अगर प्रश्न ये करे कि निम्न में से कौन से ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अवंती के राजा महेश्वर को युद्ध में हराकर अवंती अधिपति की उपाधि धारण की थी, आपका उत्तर होगा रमणचूड़ रायचर्य। तो इस टाइप से प्रश्न परीक्षा में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, आपको बिल्कुल तैयार रहना है इस प्रश्न के लिए। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जो ये अवंती के राजा थे ना महेश्वर, इन महेश्वर राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्न मंजरी, है ना। इस पुत्री का नाम था रत्न मंजरी, जो कि बड़ी खूबसूरत थी, है ना। इस जैन ग्रंथ में ही ये पूरी कहानी लिखी है। ये जो रमणचूड़ रायचरी है ना जैन ग्रंथ, इसमें ये पूरी कहानी लिखी हुई है। तो जो अवंती के राजा थे महेश्वर, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रत्न मंजरी। पहले क्या होता था कि चित्रकार लोग जो होते थे राजकुमारियों आदि के फोटो वगैरह बनाकर अलग अलग राज्यों में उनके लिए राजकुमार की तलाश करने के लिए पंडित वगैरह जो लोग जाते थे, तो वो उन राजकुमारियों के ऐसे चित्र बनाकर ले जाते थे। मतलब आज जैसे फोटो वगैरह हम भेजते हैं ना विवाह के लिए, तो उस समय ऐसे चित्र बनाए जाते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, है ना, अपनी जवानी की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी रत्न मंजरी की फोटो को देखा था, है ना, कि इस प्रकार की कोई राजकुमारी है ना, जो अवंती के राजा महेश्वर की पुत्री है। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस फोटो को देखकर बड़ा, एक प्रकार से यूं देखा जाए तो उसके प्रति आकर्षित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस फोटो को, ऐसा कहा जाता है कि मगध, है ना, जहां उसकी राजधानी थी, वहां की दीवारों पर भी उसने उस फोटो को चिपका दिया था, रत्न मंजरी के फोटो को। और उसने यह आदेश दिया था, है ना, कि रत्न मंजरी को कैसे भी करके उसे हासिल करना है, और कैसे भी करके रत्न मंजरी जो है ना, उसकी होनी चाहिए। वो रत्न मंजरी को कैसे भी करके पाना चाहता था। तो उसने क्या किया, अपने दो विश्वास पात्र सैनिक, एक अमरदत्त और एक मित्रानंद, है ना, ये नाम आप याद रखेगा, एक अमरनंद और एक मित्रानंद, ये दोनों इसके विश्वास पात्र सैनिक थे। इन दोनों सैनिकों को इसने आदेश दिया कि जाओ, है ना, और कैसे भी करके रत्न मंजरी को लेकर आओ। तो ऐसा कहा जाता है कि अमरनंद और मित्रानंद दोनों उज्जैन आते हैं, रत्न मंजरी को रात्रि में घोड़े पर बिठाकर, मतलब उसका अपहरण करके उसको मगध लेकर जाते हैं, है ना। और वहां पर चंद्रगुप्त जो है उसके साथ विवाह करता है। महेश्वर महेश्वर उसका बदला लेने के लिए आक्रमण करता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है महेश्वर को युद्ध में हराता है और अवंती अधिपति की उपाधि धारण करता है, और अवंती को मगध का हिस्सा बना लेता है। और अवंती और चंद्रगुप्त मौर्य के अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। क्यों अच्छे रिश्ते हो जाते हैं? क्योंकि अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक टाइप से देखा जाए तो क्या हो गया है, जमाई हो गया, किसका, महेश्वर का वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि रत्न मंजरी वाली जो कहानी है, ये एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी उतना तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये वाला जो फैक्ट है ये कंफर्म है कि अगर एग्जामिनर यहाँ से कोई फैक्ट ढूंढने की कोशिश करेगा नया, तो वो ये फैक्ट जरूर पूछ सकता है। जिस प्रकार का पीएससी अभी पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो पीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये फैक्ट जो है बहुत काम का है ना। ये रत्न मंजरी अमरनंद मित्रानंद वाला एक कहानियों वाला फैक्ट है, तो कभी कभार हो सकता है एग्जामिनर नहीं पूछे, लेकिन ये फैक्ट बिल्कुल पूछा जाने योग्य है। तो आप ये ग्रंथ जरूर याद रखिएगा, और ये जरूर याद रखिएगा कि उसने उज्जैन के राजा महेश्वर को हराकर अवंती को जीता था, और अवंती अधिपति की उपाधि धारण की थी। किसने स्टूडेंट? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त का बेटा, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, वो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को धारण कर लेता है, और श्रवणबेल बेला में जाकर अपने गुरु भद्रबाहु के सानिध्य में वो संलेखना जो है, उस संलेखना के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर लेता है ना। भारत के इतिहास में पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात जो अगला शासक बना वो बना बिंदुसार, है ना। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, तो बिंदुसार जो है वो अगला शासक बना। अब बौद्ध ग्रंथ जो है दीपवंश, और एक और बौद्ध ग्रंथ है दिव्यदान, है ना। इन दोनों पर ध्यान देना, है ना, दीपवंश और दिव्यदान
तो जो बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश और दिव्यावदान या दिव्यदान, इन ग्रंथों के अनुसार ये बात पता चलती है कि बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया था। उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया था बिंदुसार ने अपने शासनकाल में अशोक को। मतलब आप ऐसा समझ लें कि मगध जो है वो, जैसे बिंदुसार जो है वो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, और हर राज्य में एक एक राज्यपाल होता है ना, वहां पर संवैधानिक व्यवस्था को संभालने के लिए, है ना। आज वर्तमान व्यवस्था की बात करें तो कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था है ना। हालांकि ये गणतांत्रिक है, उस समय राजतांत्रिक व्यवस्था थी। तो जो राजा था वो अपने सूबों में, अपने राज्यों में कोई भी राज परिवार से संबंधित व्यक्ति या उसका कोई भी विश्वास पात्र हो सकता है, उसे वहां का राज्यपाल बना देता था। उस राज्यपाल का वहां पर यह काम होता था कि मतलब वो वहां पर एक प्रकार से उस क्षेत्र में राजा जैसी ही भूमिका निभाता था। वह उस क्षेत्र में प्रशासनिक इकाइयों को कंट्रोल करता था, पूरा प्रशासन संभालता था, और उस राज्य से जो भी टैक्स कलेक्शन का काम होता था, तो उस राज्य से वो टैक्स कलेक्ट करके कहाँ पहुंचाता था, जो राजधानी है, मतलब कहाँ पहुंचाता था, मगध पर पहुंचाता था, है ना। ये काम हुआ करता था राज्यपाल का, राजतंत्र जो भी राजतांत्रिक व्यवस्था थी उसमें। तो उसी व्यवस्था में बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को बनाया था अवंती का राज्यपाल, है ना। अशोक के और भी बेटे थे, जिन बेटों को बिंदुसार के और भी बेटे थे, उन बेटों को बिंदुसार ने अलग अलग राज्यों का राज्यपाल बनाया था। उसमें जो अशोक था उसको अवंती का राज्यपाल बनाया गया था। तो ये फैक्ट परीक्षा में पूछा जाता है कि बिंदुसार ने अपने किस बेटे को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया था या उज्जैन का राज्यपाल बनाया था। तो आपका उत्तर होगा अशोक। या किस ग्रंथ के अनुसार, है ना, किस ग्रंथ के अनुसार अशोक जो है वो अवंती का राज्यपाल बना था, या बिंदुसार ने अशोक को अवंती का राज्यपाल बनाया था। तो आपका उत्तर होगा बौद्ध ग्रंथ, या तो दीपवंश होगा या दिव्यावदान होगा। ठीक है, अब एक और फैक्ट पता चलता है बिंदुसार के समय का ही, जो पता चलता है बुद्ध घोष की जो समंत पासादिका है इस ग्रंथ से। इसमें यह पता चलता है कि अशोक ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था, है ना। अशोक, बिंदुसार के समय क्या हुआ था, अवंती में विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को अशोक ने समाप्त किया बिना युद्ध लड़े, है ना, ऐसा कहा जाता है। और अशोक ने उस युद्ध में, मतलब उस अवंती राज्य को जीतकर किसका हिस्सा बना दिया था, मगध का हिस्सा बनाया था। ये बात पता चलती है बुद्ध घोष की समंत पासादिका से, है ना। तो ये एक और फैक्ट है कि बिंदुसार का जो बेटा था अशोक, है ना, उस अशोक ने अवंती को जीतकर अवंती को मगध का हिस्सा बनाया था। ये बात पता चलती है बुद्ध घोष की समंत पासादिका में, ये फैक्ट लिखा हुआ है। देखो हुआ क्या था, उस कहानी को भी सुन लो। जब बिंदुसार राजा था, तो बिंदुसार जब राजा था उस समय क्या हुआ था, एक राज्य ने विद्रोह कर दिया, जिस राज्य का नाम था तक्षशिला, है ना। अच्छे से सुनिएगा, तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला में जो शासक था वो अशोक का बेटा था, सॉरी बिंदुसार का बेटा था सुसीम। सुसीम वहां का राज्यपाल था। जैसे अशोक अवंती का राज्यपाल था, सेम उसी प्रकार से सुसीम, जो कि अशोक का बड़ा भाई था, वो तक्षशिला का राज्यपाल था। लेकिन तक्षशिला में वो उस विद्रोह को दबाने में नाकामयाब हुआ, है ना। वहां के लोग स्वतंत्र होना चाहते थे, वो मगध राज्य से, मतलब कि बिंदुसार से वो अलग होना चाहते थे, वो अलग देश बनना चाहते थे। इस टाइप का वहां विद्रोह हुआ, परंतु सुसीम उस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। फिर सुसीम बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को भेजा उस विद्रोह को दबाने। अशोक तक्षशिला गया, और तक्षशिला जाकर अशोक ने उस विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया। चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी बिंदुसार जो है वो बड़ा प्रसन्न हुआ अशोक से। फिर कुछ समय बाद सेम ऐसा ही विद्रोह अवंती में भी हुआ, है ना। उज्जैन अवंती में भी, अवंती राज्य में भी इसी प्रकार का विद्रोह हुआ। वहां पर कुछ लोग स्वतंत्र होना चाहते थे, वहां पर आसपास के जो बाहरी राज्य थे वो राज्य आक्रमण कर रहे थे अवंती पर। तब भी अशोक जो है, सॉरी बिंदुसार जो है, अपने बेटे अशोक को उज्जैन अर्थात की अवंती भेजता है, और अशोक वहां पर पहुंचकर, है ना, जो अवंती मगध से अलग हो रहा था, तो उस अवंती को अशोक वहां पहुंचकर अपनी, एक प्रकार से हम यूं कहेंगे, जो उसकी राजनीतिक
जो उसका राजनीतिक ज्ञान था, या आज के परिदृश्य में हम बोल सकते हैं कि चाणक्य नीति, तो उसने उस चाणक्य नीति का का यूज करते हुए बिना युद्ध के अवंती को मतलब मगध में मिला लिया था। मगध मगध से जो अवंती बाहर हो गया था, या मगध से अवंती अलग होना चाहता था, तो ये अशोक ने नहीं होने दिया, है ना। तो बिंदुसार इससे भी बड़ा खुश हुआ, और फिर बिंदुसार ने क्या किया, अशोक को अवंती का राज्यपाल बना दिया, है ना। क्यों? अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न होगा कि अशोक मतलब बिंदुसार ने अशोक को अवंती का राजा बनाया, तो इसमें इतनी विशेष बात क्यों? ठीक है, तो इसमें इतनी विशेष बात क्यों? तो इसमें विशेष बात इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अवंती, जो कि मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली, या फिर हम यूं कहें कि मगध साम्राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट राज्य था, और उस इम्पोर्टेंट राज्य का जो राज्यपाल होता था, ऐसा कहा जाता था कि वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली, और आने वाला राजा भी वही बनता था, है ना। तो जब अशोक को अवंती का राज्यपाल बनाया गया, तो प्रजा ये सोचने लगी कि क्या अब अशोक ही अगला राजा होगा, क्योंकि अशोक को अवंती जैसे महान राज्य का शासक बनाया जा रहा है, अशोक को उस राज्य की गद्दी सौंपी जा रही है, अशोक को वो राज्य दिया जा रहा है जिस राज्य को राजा कभी किसी को नहीं देता, है ना। राजा हमेशा जिस पर अपना नियंत्रण रखता है ना। और उस राज्य की चाबी, मतलब उस राज्य का शासक अशोक को बनाना, मतलब अशोक ही शायद अब अगला शासक होगा, है ना। प्रजा में इस प्रकार की बातें होने लगी थी, इसलिए ये चीज बार बार लिखी है कि अशोक को अवंती का राज्यपाल बनाया, है ना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था, है ना, जनता के लिए और सभी के लिए, ठीक है। और शायद इसी मैसेज ने अशोक और उसके भाइयों के बीच में युद्ध भी करवाया, है ना। आगे आप भारत के इतिहास में पढ़ोगे, है ना। तो ये दो तीन फैक्ट आपको बिंदुसार से भी याद रखना है। चलिए, बिंदुसार की मृत्यु हो गई। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि अशोक और उसके भाइयों के बीच में उत्तराधिकारी के युद्ध हुए, क्योंकि परिपाटी तो यही कहती है कि बड़ा भाई ही शासक बनेगा, परंतु बड़ा भाई अर्थात कि सुसीम अपनी अयोग्यता पहले ही सिद्ध कर चुका था, अपनी योग्यता वो पहले ही खो चुका था, तक्षशिला के विद्रोह को वो दबाने में सफल नहीं हो पाया था, है ना। तो प्रजा और जो सामंत लोग थे, जो अ, अधिकारी लोग थे, वो चाहते थे कि अशोक शासक बने, है ना। चूंकि अशोक अवंती जैसे महान राष्ट्र का राज्यपाल भी था, तो अ, अशोक की उस महत्वाकांक्षा और प्रजा भी अशोक को राजा के रूप में चाहती थी, तो इसी कारण अशोक और उसके भाइयों के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष हुए, और अंततः अशोक जीता, और अशोक जो है वो मगध का अगला शासक हुआ बिंदुसार के पश्चात। कितने भाई उसने मारे, कितने सालों तक ये उत्तराधिकारी युद्ध चला, वो सब आप भारत के इतिहास में पढ़ोगे। अभी हम सिर्फ मध्य प्रदेश के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो आप इतना ही समझो। चलिए, तो बिंदुसार के पश्चात, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात जो अगला शासक हुआ, वह हुआ अशोक, है ना। अशोक जो है वो अगला शासक हुआ बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात, है ना। अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था, है ना। अशोक जब राजा बना, उससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। चलिए, अब थोड़ा अशोक के बारे में पढ़ते हैं, जहां से परीक्षा में प्रश्न सबसे ज्यादा होते हैं। एग्जामिनर अशोक से ही प्रश्न करता है मौर्य काल में सबसे ज्यादा। चलो, तो अशोक जो उज्जैन का राज्यपाल था, है ना, ये बात याद रखना है। दूसरी चीज, वो कितने सालों तक राज्यपाल रहा, है ना, ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अशोक जो है वो उज्जैन का राज्यपाल कितने वर्षों तक रहा। तो अशोक उज्जैन का राज्यपाल, अवंती का राज्यपाल 11 वर्षों तक रहा, ये बात भी आपको याद रखना है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, अब अशोक जब राजा अवंती का राज्यपाल था, तो अवंती से जब मगध जाया जाता था, अगर कोई उज्जैन में है और उसको मगध जाना है, तो ऐसे विदिशा होकर ही, रोड जो है वो विदिशा होकर ही जाता था। अब पहले कोई ऐसे एरोप्लेन वगैरह तो होते नहीं थे, या ऐसी कोई ट्रेन वगैरह होती नहीं थी, या ऐसे कोई यातायात के साधन होते नहीं थे कि एक दिन में आपको 400 500 600 किलोमीटर की यात्रा करवा दे। पहले घोड़े हाथी इन्हीं पर बैठकर जाया जाता था, तो रात्रि में या रास्ते में कहीं पर पड़ाव लगते थे। तो अशोक जब भी अवंती से मगध जाता था, या मगध से अवंती आता था, तो रात्रि में उसका पड़ाव या रास्ते में उसका जो पड़ाव लगता था वो विदिशा में लगता था,
है ना, विदिशा में उसका पड़ाव लगता था। ऐसा कहा जाता है कि विदिशा जो था वो अवंती के ही अंतर्गत आता था, है ना। अवंती जो राज्य था, जहाँ का राज्यपाल था अशोक, तो अवंती के ही अंतर्गत आता था विदिशा, जहाँ पर वह रुका करता था। तो अवंत विदिशा में वो जहाँ रुकता था वहां पर एक सेठ कन्या थी जिसका नाम था महादेवी, इतिहास में जिसको देवी भी कहा जाता है, देवी, महादेवी, श्रीदेवी, जो भी आप कहो। तो जो महादेवी थी, जो कि एक सेठ की पुत्री थी, विदिशा के एक वैश्य की पुत्री थी, जहां पर अशोक रुकता था, तो ऐसा कहा जाता है कि उस कन्या और अशोक के बीच में जो है वो प्रेम हो गया। वो कन्या अशोक को चाहने लगी, अशोक भी उस कन्या के प्रति आकर्षित हुआ। जैसे ही ये बात उस वैश्य को पता चली, उसने तुरंत दोनों की शादी कर दी, क्योंकि एक राजा का राजकुमार, है ना, अशोक उस समय राजा नहीं बना था, राजकुमार ही था। तो एक राजा का राजकुमार अगर किसी की बेटी को पसंद कर रहा है तो कौन पिता होगा जो मना करेगा, है ना। तुरंत विवाह कर दिया गया किसका, अशोक और महादेवी का। तो अशोक जो था, इसका विवाह विदिशा की वैश्य कन्या महादेवी से हुआ था। मतलब हमारे मध्य प्रदेश का जमाई था अशोक, है ना। विदिशा में आज भी अशोक को जमाई ही बोला जाता है। और विदिशा के जस्ट पास में एक नया जिला भी है, कौन सा, अशोकनगर, है ना। नाम सुना है ना आपने अशोकनगर का, तो अशोकनगर वहीं पर है ना। तो अशोकनगर, सॉरी, अशोक जो है वो विदिशा का जमाई, मध्य प्रदेश का जमाई है, जिसने महादेवी से विवाह किया था। अब अशोक ने, जो उसकी पत्नी थी महादेवी, बड़ा प्रेम करता था अशोक उससे, उसके लिए एक उज्जैन के कानीपुरा में एक वैश्य टेकरी का निर्माण करवाया था, है ना, जहां पर बौद्ध स्तूप भी था। ये वही कानीपुरा बौद्ध स्तूप जिसके बारे में हमने महाजनपद काल में भी बात की थी, है ना। तो यहाँ पर उसने एक वैश्य टेकरी बनाई थी ताकि वह, उसकी जो पत्नी है, वहाँ विचरण कर सके, घूम फिर सके, प्रकृति का आनंद ले सके। हम यूँ बोल सकते हैं आधुनिक रूप से जो गार्डन वगैरह होते हैं ना, उस टाइप से वैश्य टेकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछता है कि वैश्य टेकरी कहाँ पर है, तो उज्जैन में, या कानीपुरा कहाँ है तो उज्जैन में, या स्तूप, कानीपुरा स्तूप कहाँ है तो उज्जैन में, है ना। इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं। चलिए, अशोक के शासन काल में अवंती का राज्यपाल कुणाल को नियुक्त किया गया, है ना। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अशोक अब जब राजा बना, तो अशोक के राजा बनने के बाद अशोक का बेटा कुणाल अवंती का राजा हुआ, अवंती का राज्यपाल हुआ। बिंदुसार जब राजा था तो अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक जब राजा हुआ तो कुणाल अवंती का राज्यपाल हुआ, है ना। ये भी याद रखना है, एग्जामिनर प्रश्न करेगा कि अशोक के शासन काल में अवंती का राज्यपाल कौन था, आप कहेंगे कुणाल। कुणाल अशोक का बेटा था, इस महादेवी का बेटा नहीं था। महादेवी की तो दो संतानें थी, एक का नाम था महेंद्र और एक का नाम था संघमित्रा। आपने इन दोनों के नाम सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो आप भारत के इतिहास में इन दोनों के नाम पढ़ोगे। तो महेंद्र और संघमित्रा इस महादेवी की संतानें थी, है ना। अशोक की कई पत्नियां थी, आप भारत के इतिहास में देखोगे। तो जो कुणाल था वो अशोक का बेटा था, जो कि अवंती का राज्यपाल हुआ। अब अशोक की मृत्यु के पश्चात फिर ये कुणाल जो है ये शासक बना, और कुणाल के शासक काल में इस कुणाल का पुत्र संप्रति जो था वो अवंती का राज्यपाल बना, है ना। और आगे चलकर फिर संप्रति राजा बनेगा। मतलब मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जो अवंती का राज्यपाल बनता था आगे चलकर वही शासक होता था, है ना। अवंती इतना श्रेष्ठ राज्य था मगध के अंतर्गत, या अवंती इतना इंपॉर्टेंट था कि जो राजकुमार वहां का राज्यपाल है वही राजकुमार आगे चलकर मगध की गद्दी पर बैठता था, राजा बनता था, है ना। तो ये परिपाटी थी। चलिए, राजकुमारों की सहायता के लिए जो राजकुमार यहाँ पर राज्यपाल होते थे ना, जैसे बिंदुसार के समय कौन था, अशोक था। अशोक के समय कुणाल था। कुणाल के समय संप्रति था। तो इन राजकुमारों की सहायता के लिए उज्जैन में 12 प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए गए थे, है ना। 12 प्रकार के अधिकारियों की यहाँ नियुक्ति थी, और ये 12 प्रकार के अधिकारी मिलकर उन राजकुमारों की सहायता करते थे शासन चलाने में। जैसे आज ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, पूरा शासन चलाने में मदद करते हैं सरकार की, है ना। आप भी इसी का हिस्सा बनने जा रहे हो। सिलेक्शन लेने के पश्चात पूरा आप शासन चलाओगे, है ना। आपने देखा होगा ना, मुख्यमंत्री के साथ भी जो सचिव वगैरह होते हैं जो उनको हर प्रकार की सलाह देते हैं, पूरा राज्य चलाने में मदद करते। तो सेम उसी प्रकार से 12 प्रकार के अधिकारी थे जो इन राजकुमारों की सहायता करते थे, है ना। उज्जैन की हम बात कर रहे हैं। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था।
पुष्यमित्र शुंग इसी बृहद्रथ की हत्या करके भारत में शुंग वंश की स्थापना करता है। आप भारत के इतिहास में पढ़ोगे। चलिए, तो अशोक से रिलेटेड ये कुछ शुरुआती फैक्ट्स हुए। अभी तो हमें और फैक्ट्स पढ़ना है मध्य प्रदेश में अशोक से संबंधित। ये कुछ शुरुआती फैक्ट्स हुए जो लगभग लगभग सभी को पता होते हैं। अब हम उन फैक्ट्स की ओर बढ़ेंगे जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। चलिए, अशोक ने अपराधियों को दंड देने के लिए उज्जैन में एक नरक घर बनवाया था, है ना। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर पूछे कि अशोक जब अवंती का राज्यपाल था तो उसने अपराधियों को दंडित करने के लिए कहां पर एक नरक घर की व्यवस्था की थी, तो वो नरक घर उसने बनवाया था उज्जैन में, जो वर्तमान में उज्जैन की भेरूगढ़ जेल है ना। उज्जैन में एक जेल है जिसका नाम है भेरूगढ़ या भैरवगढ़ जेल। आप कभी उज्जैन गए हो घूमने तो जो काल भैरव का मंदिर है उसके पास में ही एक जेल है ना, भेरूगढ़ जेल, है ना। वो भेरूगढ़ जेल के पास में होकर ही काल भैरव के मंदिर की ओर जाते हैं। तो वो जो भैरवगढ़ जेल है ना, वो उस समय का अशोक के द्वारा बनाया गया नरक घर है, जहां पर वो अपराधियों को दंडित करता था, उन्हें दंड देता था। ठीक है, अशोक जो था वो भूमि कर के रूप में अवंती की जनता से भूमि की उपज का 6वां भाग लेता था, है ना। अशोक जब अवंती का राज्यपाल था तो वो यहाँ की जनता से भूमि कर का, भूमि की जो उपज होती थी उस उपज का 6वां भाग लेता था। अगर आपने 100 रुपया कमाया, 100 रुपये की उपज हुई, तो उस 100 रुपये का 6ठा हिस्सा जो है वो आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। और हम आज तो टैक्स बोलते हैं, उस समय वो भाग कहलाता था, है ना। अशोक उस टैक्स को क्या बोलता था, भाग बोलता था। मतलब अशोक के राज्य में उस टैक्स को भाग बोला जाता था। भाग एक भूमि कर था, है ना, अवंती में, जो अवंती की जनता देती थी भूमि की उपज का 6वां भाग। अवंती राज्य से लगभग 12,000 पण आय होती थी, है ना। अभी मैंने कहा ना कि अवंती से जो टैक्स निकलता था, है ना, जिसको भाग बोलते थे, है ना, मुख्यतः भूमि कर लिया जाता था। भूमि कर के अलावा और भी टैक्स थे जो यहाँ की जनता से लिए जाते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो टैक्स आता था वो इस भाग से आता था, मतलब भूमि कर से आता था। तो मध्य प्रदेश के अवंती से जो मगध को जो टैक्स मिलता था, जो अवंती राज्य से जो मगध को जो आय होती थी वो लगभग 12,000 पण होती थी। मतलब इतना टैक्स मगध को मिलता था अवंती से। और ऐसा कहा जाता है कि मगध के जितने भी राज्य थे, मगध के जो अंतर्गत आते थे, उन सारे ही राज्यों में अवंती ही सबसे ज्यादा टैक्स देता था। मतलब अवंती राज्य से सबसे ज्यादा आय होती थी। क्यों होती थी? अवंती के लोग बड़े सक्षम थे, यहाँ पर बहुत अच्छी उपज होती थी, यहाँ की धरती सोना उगलती थी, अवंती में इतनी उपज होती थी, फसल इतनी अच्छी यहाँ पर फसल होती थी, है ना। तो अवंती में, अवंती जो है वो 12,000 पण लगभग, मतलब इससे और भी ज्यादा भी दिया है कुछ कुछ कार्यकालों में, तो कुछ कुछ राजाओं के समय तो 12,000 पण से भी ज्यादा आय अवंती से हुई है। लेकिन 12,000 लगभग आय तो अवंती हमेशा देता रहा, है ना। टैक्स आप भी जानते हैं, कभी कम उपज हुई तो उस साल कम टैक्स मिलेगा, है ना, क्योंकि उपज का 6ठा भाग देना है, कोई फिक्स नहीं है। 2 बोरी कमाया तो 2 बोरी का 6ठा भाग दिया, किसी किसी साल 4 बोरी कमा लिया तो उस 4 बोरी का 6वां भाग देना, है ना। तो एक एवरेज यदि बात करें तो 12,000 पण जो है वो आय होती थी मगध की उज्जैन से। अब पण क्या था ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो पण जो था वो एक चांदी का सिक्का था, है ना। 12,000 पण आय होती थी, पण जो था वो एक चांदी का सिक्का था, है ना। 16 भाग का एक 1 रुपया बनता था, मतलब हम बोलते हैं ना 16 आना, है ना, 4 आना, 8 आना, 16 आना, तो 16 आना का 1 रुपया। तो वो 16 भाग जो होते थे उस सिक्के के, है ना, तो उस सिक्के के जो 16 भाग थे, है ना, तो 16 भाग में 4 भाग तो तांबा होता था, 1 भाग होता था लोहा या सीसा, और 11 भाग होता था चांदी। मतलब 16 भाग में से 11 भाग तो चांदी थी। मतलब आप ऐसा समझ लो कि कुल जो 16% है, उस 16% का 11% चांदी, 4% तांबा और 1% लोहा, है ना। मतलब वो जो सिक्का है उस सिक्के के आप 16 हिस्से कर दो, उन 16 हिस्से में से 11 हिस्से तो चांदी है, 4 भाग तांबा है, 1 भाग लोहा या सीसा है ना। वो होता था पण। पण मुख्यतः चांदी का सिक्का था। ठीक है। उज्जैन व एरण में टकसालें भी थी। टकसाल मतलब जहां पर सिक्कों की ढलाई होती थी, जहां पर सिक्के बनते थे, है ना। तो उज्जैन तथा एरण में टकसाल थी। अवंती में जब अशोक का कार्यकाल था उस समय दशपुर, एरण, उज्जैन, महेश्वर,
ये प्रमुख शहर हुआ करते थे। जैसे आज मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, है ना, ये प्रमुख शहर है। तो उस समय पर अवंती राज्य के ये प्रमुख शहर थे, है ना, दशपुर, उज्जैन, महेश्वर, और हो गया हमारा एरण, है ना, ये महत्वपूर्ण शहर शहर हुआ करते थे। उस समय की मेट्रो सिटी थे ये। ठीक है। अवंती की दो राजधानियां थी, है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। दक्षिण की राजधानी थी महेश्वर, उत्तर की राजधानी थी उज्जैन। चलिए, उज्जैन को चतुष्पथ नगर भी कहा जाता है मौर्य काल में। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन जो था वो अशोक के समय चतुष्पथ नगर के नाम से भी फेमस था, या इसे चतुष्पथ नगर बोला जाता था। कारण ये कि उज्जैन के चारों ओर से रास्ते आते थे और उन चारों रास्तों से व्यापार होता था, है ना। मतलब उज्जैन इतना सक्षम था, इतना शक्तिशाली था, इतना, एक प्रकार से हम यूं बोल सकते हैं कि यहाँ इतना माल पैदा होता था कि चारों रास्तों से भरपूर व्यापार हो रहा। कोई भी शहर हो, चारों रास्ते तो कहीं ना कहीं आपको हर शहर से मिल जाएंगे कि पूर्व से भी कोई रास्ता आ रहा, उत्तर से भी कोई रास्ता आ रहा। लेकिन उस समय क्या होता था, हम आज से जो बात कर रहे हैं इतनी पुरानी, तो उस समय क्या होता था कि जो नगर वगैरह होते थे बिल्कुल किलेबंदी करके उनको रखा जाता था, है ना। रास्ते जो है वो बिल्कुल उस हिसाब के होते थे। परंतु उज्जैन एक ऐसा नगर था जो चतुष्पथ था, चारों तरफ उसके रास्ते थे। और सिर्फ रास्ते नहीं थे, उन सारे ही रास्तों से व्यापार होता था, है ना। तो आप समझ सकते हो कि जब चारों रास्तों से व्यापार हो रहा, मतलब वहां की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी रही होगी, है ना। चोरी डकैती लूटपाट का कोई वहां किसी को डर ही नहीं रहा होगा। क्यों नहीं रहा होगा? जहाँ सक्षमता होती है, जहाँ हर व्यक्ति सक्षम है, तो वहाँ लूटपाट कम ही होती है ना। आपने कई बार ये सुना होगा ना कि इस बार पानी कम गिरा है तो इस बार चोरियां ज्यादा होगी, क्योंकि लोग बेचारे कुछ तो करेंगे ना कमाने के लिए। अब वो कमा तो पा नहीं रहे तो वो चोरियां करेंगे, है ना। हालांकि चोरी बिल्कुल नहीं करना है, बहुत गलत है। अगर आप कुछ नहीं कमा पा रहे हो तो सरकार ने उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की है। आप सरकार के पास जाइए, वो आपको बिल्कुल काम देंगे, है ना। मनरेगा एक बहुत अच्छी स्कीम है। जिनके लिए कोई, जिनके पास कोई काम नहीं है, सरकार उनको भी काम देगी, है ना। तो लेकिन अक्सर ऐसा बोला जाता है ना कि भाई लोगों के पास कुछ नहीं है करने को तो लोग अब चोरियां ही करेंगे। जब लोगों के पास सब कुछ है, लोग सक्षम हैं, तो वहां पर फिर ये चीजें कम होगी, है ना। तो अ, ये चतुष्पथ नगर कहलाना मतलब कहीं ना कहीं ये भी इंगित कर रहा है कि उज्जैन इतना सक्षम था, है ना, कि हर रास्तों से इसमें व्यापार होता था और कहीं पर भी ऐसी कोई लूटपाट वाली घटनाएं नहीं होती थी। चलिए, उज्जैन तथा उसके आसपास गोमेद रत्न की खदानें थी। ये चाणक्य ने भी कहा है ना। चाणक्य ने भी अपनी पुस्तक में ये बात लिखी है कि उज्जैन में गोमेद रत्न की खदानें थी, है ना। एक रत्न आता है गोमेद। आप किसी से पूछेगा, कोई ब्राह्मण पंडित मिल जाए तो वो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बता देगा कि इसके पहनने के क्या लाभ। जैसे मूंगा, ये रत्न होते हैं ना, मूंगा, हीरा, और उसके बाद नीलम, है ना। इस प्रकार के जो रत्न होते हैं, तो उन रत्नों में, है ना, पन्ना हो गया जैसे, उन उन्हीं रत्नों की कैटेगरी में एक रत्न है गोमेद। तो ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन में गोमेद रत्न की खदानें थी, है ना। गोमेद रत्न निकलता था उज्जैन से बड़ी मात्रा में, है ना। मतलब उज्जैन कितना सक्षम था। चलिए, महेंद्र तथा संघमित्रा का जन्म उज्जैन में ही हुआ था। और ये जो महेंद्र था ना, इस महेंद्र की तो मृत्यु भी उज्जैन में ही हुई थी। और इसकी अस्थियों को उज्जैन के एक स्तूप में रखा था, जो कि वर्तमान तुलावटी टेकरी में है वो स्तूप, है ना। तुलावटी टेकरी एक स्थान है उज्जैन का, जहां पर वह स्तूप है जिसमें महेंद्र की अस्थियां रखी हैं, है ना। जो स्तूप होते थे, उन स्तूपों में क्या होता था, स्तूपों की हर्मिका में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी व्यक्ति, संत वगैरह होते थे, तो उनके द्वारा यूज की जाने वाली वस्तुएं या उनकी अस्थियों को उस हर्मिका में रखा जाता था। तो महेंद्र की भी अस्थियों को यहाँ उज्जैन के एक स्तूप में रखा हुआ है, ऐसा माना जाता है। स्तूप कैसे होते, मैं जस्ट आपको अभी, जो अगली क्लास होगी ना हमारी मौर्य काल की, जिसमें हम मौर्य आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, मौर्य काल की हम वास्तुकला पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको स्तूप का भी समझाऊंगा कि स्तूप कितनी कैटेगरी में होता है, कितने प्रकार के स्तूप होते हैं, है ना। तो वहां पर आपको और ये क्लियर होगा कि हर्मिका क्या होती है, वेदी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको वहां पर समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अशोक के समय की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई कि आखिर में अशोक ने जो उज्जैन में राज्य किया, तो आखिर में किस प्रकार से उसने शासन किया, है ना। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं अशोक के जीवन से संबंधित जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें जानना जरूरी है, जहां से परीक्षा में प्रश्न हो सकते हैं, है ना। तो वो सारा का सारा हमने देखा और हमने जाना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए।
ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में यहाँ से आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछेगा, एग्जामिनर जो है वो परीक्षा में पूछ सकता है। अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम वास्तुकला की बात करेंगे, मौर्यों का आर्किटेक्चर देखेंगे, मौर्यों से रिलेटेड जो कलात्मक चीजें हमारे मध्य प्रदेश में मिली हैं, जो अभिलेख मिले हैं, है ना, पनगुडरिया का अभिलेख, है ना, सांची का स्तूप बड़ा फेमस है, परीक्षा में पिछले साल ही पूछा गया था वहां से एक प्रश्न, है ना, हर साल प्रश्न आता ही है, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है ना। सांची का स्तूप तो मध्य प्रदेश की शान है, तो सांची का स्तूप पढ़ेंगे, है ना। उसके अलावा जो अशोक के कई सारे अभिलेख हमारे प्रदेश में मिले हैं, उन अभिलेखों के माध्यम से भी हमें अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, है ना, कि भाई अशोक को कहीं पर क्या कहा है, कहीं पर अशोक ने अपनी किसी यात्रा का वर्णन किया है ना। तो हम इन अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। हम अशोक के जो स्तूप, मतलब अशोक या अशोक से रिलेटेड जो भी स्तूप हमारे मध्य प्रदेश में रहे हैं, हम उन स्तूपों की बात करेंगे, है ना। उसके अलावा यदि हम बात करें तो जो भी शिलालेख वगैरह रहे हैं, हम उन शिलालेखों की बात करेंगे, आखिर में उन शिलालेखों में क्या लिखा हुआ है, उन शिलालेखों की विषय वस्तु क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो मतलब हमारी जो अगली क्लास होगी वो मौर्यन आर्किटेक्चर की होगी, जिसमें हम पूरा मौर्यों का आर्किटेक्चर देखेंगे, क्योंकि वहां से भी बहुत प्रश्न आते हैं, है ना। जिसमें सांची होगा, सांची के तोरण द्वार होंगे, तोरण द्वार की विषय वस्तु होगी, तोरण द्वार को किसने बनाया, किस पत्थर से बनाया, क्यों बनाए गए उन स्तूपों को, वहां पर कोई मौर्य काल से रिलेटेड गुफाएं भी हैं क्या, हैं तो उनको खोजा किसने, है ना। सब कुछ हम पढ़ेंगे, जिसमें कि सारे हमारे उन प्रश्नों के जवाब होंगे जो एग्जामिनर पूछता है। आज हमने पूरा मौर्यों के जो राजा और उनकी राजनीति रिलेटेड जितनी भी बातें रही वो आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट की, और ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे फैक्ट ऐसे हैं जो एग्जामिनर परीक्षा में पूछता है। पहले जरूर प्रश्न बड़े सरल से आ जाते थे, है ना, कि अशोक कहाँ का राज्यपाल था, कितने साल तक राज्यपाल रहा, पहले नॉर्मली ऐसे ही प्रश्न आते थे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा के जो भंडार बढ़ रहे हैं, पहले क्या होता था, कोई गूगल वगैरह या इतनी चीजें होती नहीं थी ना, यूट्यूब पर भी आपको क्लासेस नहीं मिलती थी आज से यदि हम 15-20 साल पुरानी बात कर ले तो, है ना, या हम आज से कुछ 10 साल पुरानी भी बात करें तो फिर भी ये चीजें इतनी प्रचलन में नहीं थी। बच्चे जो पढ़ते थे वो किताब और नोट्स में से ही पढ़ते थे, एक्स्ट्रा चीजें उन्हें किसी टीचर के पास जाकर ही पता चलती थी। आज तो टीचर स्वयं आपके पास आ रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से टीचर आज आप सबके पास है ना। तो नए नए सोर्स जैसे ही किसी को पता चलते हैं तो वो भी आपको पता चल जाते हैं, तो आपको ही पता नहीं चल रहे हैं, वो चीज़ें पेपर बनाने वाले को भी पता चल रही है ना, कि मार्केट में अब इतना कंटेंट है। तो अब जो है प्रश्न वो सामान्य से न पूछकर एग्जामिनर जो है ना, अलग अलग टाइप के थोड़े डिटेल में जाकर भी प्रश्न पूछने लगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये विश्वास हो गया कि बच्चे के पास अब कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बच्चों के पास बहुत सारा कंटेंट है ना। कोई प्रश्न डीपली भी पूछ लिया जाएगा तो भी बच्चा उस प्रश्न को देने योग्य है ना। जैसे मैंने आपको भी बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर बताए हैं, है ना। तो इस टाइप के कंटेंट में से अब एग्जामिनर जो है वो प्रश्न परीक्षा में पूछता है। तो हमने जो है मौर्य वंश से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स परीक्षा में हो सकते हैं उन्हें देखा, उन्हें समझा। अगली क्लास में मौर्यों का कलात्मक पहलू देखेंगे, जिसमें हम अभिलेख, शिलालेख और जो स्तूप है, सांची का स्तूप वगैरह, उनकी बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। गुड डे, गुड बाय सभी को, ऑल द बेस्ट।